भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। यह मुकाबला टीम इंडिया के स्टार क्रिकेट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट करियर का 100वां मैच था। मैच के बाद में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भारत के चेतेश्वर पुजारा को स्पेशल गिफ्ट दिया। दिल्ली में मिली हार के बाद में कैप्टन पैट कमिंस ने चेतेश्वर पुजारा के ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से एक टी शर्ट गिफ्ट दी है, जिस पर कंगारू टीम के सभी खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ भी हैं। ये गिफ्ट पाकर पुजारा भी काफी खुश दिखाई दिए। पुजारा भारत के लिए 100वां टेस्ट खेलने वाले 13वें भारतीय बने हैं। मैच की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा अपने 100वें टेस्ट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके हैं। वह पहली पारी में 0 पर आउट हुए और फिर उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 31 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 फरवरी से यह टेस्ट मैच खेला गया था। प्यार हो तो ऐसा। महज 19 साल की इकरा जिवानी ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते यूपी की सैर कर ली। दरअसल ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान इकरा को बेंगलुरु में रहने वाले मुलायम सिंह से प्यार हो गया था। प्यार का इकरार करने के बाद में इकरा ने शादी करने का फैसला कर लिया। मुलायम बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। इकरा जिवानी के पास में कानूनी रूप से भारत में एंट्री करने के लिए वीजा नहीं था, इसलिए कपल ने अलग योजना बनाते हुए पिछले साल सितंबर में नेपाल के काठमांडू जाकर हिंदू रीति रिवाजों के साथ में शादी कर ली थी। शादी के बाद में दोनों बिहार से होते हुए 28 सितंबर को बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर इकरा ने अपना नाम रवा यादव कर लिया था और मुलायम ने उसका आधार कार्ड भी बनवा दिया था। उसके पड़ोसियों को जब शक हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दी। वहीं पोल खुलने के बाद में पुलिस ने इकरा को पाकिस्तान वापस भेज दिया और मुलायम पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। रामचरितमानस पर दिए अपने बयान के बाद में चर्चा में आने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज हमने मोहन भागवत के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें वह पूरे देश से जातिवाद को खत्म करने का उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भागवत जी सही मायने में जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो पहले मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों को प्रतिबंधित करें, तभी जाति व्यवस्था खत्म होगी। अन्यथा जब तक मनुस्मृति और अन्य संबंधित ग्रंथ रहेंगे तब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। दरअसल बरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत ने लोगों से कहा था कि जाति का भेदभाव छोड़िए, हम सभी हिंदू हैं। जो दूसरी जातियों अलग अलग धर्म अपनाए हुए हैं उनके पूर्वज भी हिंदू थे। हमें विभिन्न जातियों, पंथ, भाषाओं और क्षेत्रों के परिवारों के साथ में मित्रवत संबंध बनाकर उनके साथ नियमित रूप से मिलन, भोजन और चर्चा करनी चाहिए। बंदर द्वारा अपने घर पर पत्थर फेंके जाने की बात पर ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि किसने मेरे घर पर हमला किया पता नहीं, लेकिन जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया तो ओवैसी किस खेत की मूली है। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर बुजदिल लोग हमला कर रहे हैं, मुझे मौत से डर नहीं लगता। हम मौत से नहीं डरते, बस अल्लाह से डरते हैं। हम मरने को तैयार हैं, सबको एक दिन मरना ही है। ओवैसी ने कहा कि बगल में चुनाव आयोग है, पुलिस सीसीटीवी कैमरे देखे और जिसने घर पर पत्थर फेंके हैं उसे अरेस्ट किया जाए। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि मीडिया बोल रही है कि बंदर ने पत्थर फेंका होगा, मैंने नहीं बोला। मुझे ताज्जुब हो रहा है और हंसी भी आ रही है, लेकिन जाहिर है कि बहुत आज्ञाकारी है बंदर। उसने अपने उस्ताद के हुक्म पर मेरे घर पर पत्थर फेंका। बंदर बहुत नमक हलाल है, एक ही घर पर पत्थर फेंके जा रहा है। पुलिस पता करे कि इस बंदर का उस्ताद कौन है। दरअसल ओवैसी पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में के बाद में यह चौथी घटना है। बगावती तेवर अपनाए उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, उसकी घोषणा कर दी है। कुशवाहा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि वे आज से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने जा रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को राज्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जॉर्ज फर्नांडिस के कारण नीतीश कुमार पार्टी के मुखिया बने थे। उस समय बिहार की जनता तबाह थी। बिहार की जनता को उस हालात से निकालने के लिए हमने 10 से 12 साल तक संघर्ष किया। बिहार को खौफनाक मंजर से निकालने की पूरी ताकत लगा दी। कुशवाहा ने आगे नीतीश कुमार की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि उस समय नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अंत भला तो सब भला होता है, बाद में अंत भला नहीं हुआ। कुछ को छोड़कर जदयू में हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा था। निर्वाचित सहयोगियों के साथ में बैठक हुई और निर्णय ले लिया गया है। शिवसेना के दावे को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर से लड़ाई
सड़कों पर जा पहुंची है। एकनाथ शिंदे गुट ने अब मुंबई स्थित पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन पर भी अपना दावा ठोक दिया है। चुनाव आयोग की ओर से नाम और निशान आवंटित किए जाने के बाद में शिंदे गुट उत्साहित है और उसने पार्टी दफ्तर को भी अपने लिए मंदिर बताते हुए दावा ठोका है। इस दावे के बाद में उद्धव ठाकरे समर्थकों में उबाल है और वे सड़कों पर उतर आए हैं। शिवसेना भवन के बाहर उद्धव समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। यही नहीं, इन लोगों ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी नारेबाजी की। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव ठाकरे समर्थक खफा हैं। इसे लेकर संजय राउत ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि 2000 करोड़ रुपए शिवसेना का नाम और निशान छीनने के लिए खर्च किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद ही मीडिया के सामने आए और उन्होंने शिवसेना भवन पर दावा करते हुए कहा कि सेना भवन हमारा मंदिर है, उस पर नियंत्रण करने का कोई सवाल नहीं उठता। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले ही दिन समाजवादी पार्टी, रालोद और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार को घेरने की जमकर कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान, नौजवान और व्यापार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्हें बाहरी बता दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से जातिगत जनगणना के पक्ष में रही है। प्रदेश की जनता जनगणना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उनको यहां जातिगत जनगणना से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, जब आपको यह पता नहीं होगा कि कौन कितनी संख्या में है तो उसे उसका हक कैसे आप दिला पाओगे। अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि जो लोग इन्वेस्टर समिट के दौरान लगे पौधे नहीं बचा पा रहे, इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर ईडी की कांग्रेस नेताओं के ठिकाने पर हुई छापेमारी पर कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से पहले नेताओं पर हुई ईडी की छापेमारी प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति की मिसाल है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 2004 से लेकर 14 के बीच में यूपीए की सरकार के दौरान ईडी ने 112 बार छापेमारी की, जबकि पिछले 8 साल के दौरान 3010 बार छापेमारी की गई है। पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक दलों की बात करें तो 95% छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई। अब हमारा अधिवेशन होने वाला है तो छत्तीसगढ़ में छापेमारी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अब ईडी का मतलब इलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परिभाषाएं और परंपराएं बदल दी हैं। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची सोमवार को बरेली पहुंची, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बहेड़ी निवासी सपा नेता फहद अहमद से अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शादी पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा के फ्रिज में रखे 35 टुकड़े उन्हें याद रखने चाहिए। जब बेटियां इस तरह का काम करती हैं तो कभी सूटकेस और कभी बोरों में मिलती हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि टीना डाबी ने भी ऐसा ही किया था। अगर स्वरा भास्कर में जरा भी संस्कार बचे होंगे तो वह जल्द ही घर वापस करेंगी। साध्वी प्राची ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बरेली में दिए उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने सभी भारतवंशियों के पूर्वजों को हिंदू बताया था। बता दें कि मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि जाति का भेदभाव छोड़िए, प्रत्येक भारत के जो पूर्वज हैं वो हिंदू थे। विश्व हिंदू परिषद नेता साध्वी प्राची रविवार को अम्बाला के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित महिला समन्वय सम्मेलन में शामिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि देश में केवल भाजपा ही वैचारिक पृष्ठभूमि वाली और कैडर आधारित पार्टी है। बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के पास में समर्थक भी हैं। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस, शिवसेना सहित अन्य सभी राजनीतिक दल परिवारवादी या वंशवादी हैं। सिर्फ भाजपा ही खुद में एक परिवार है। नड्डा ने कहा कि हम भारत के कार्यकर्ता हैं। अपने राजनीतिक अनुभव से मैं कह सकता हूं कि देश में भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दी गई हमारी विचारधारा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। यही भाजपा की वैचारिक मजबूती है। भाजपा प्रमुख ने कहा कि देश में कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय तक एक विचारधारा के साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहा है। सभी राजनीतिक दल परिवारवादी या वंशवादी दल हो गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।